कुछ समय पहले रामगढ़ नाम के गांव में राघव अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। राघव के माँ पिताजी गांव में ही मजदूरी किया करते थे और उसे जो कुछ भी मिलता था उससे अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। राघव 12वीं कक्षा में पढ़ता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल छूटते ही एक लड़का माजा पी रहा था, तो उसे देख राघव को भी माजा पीने का मन करता है। तो वो घर आकर शाम के समय पिताजी घर आते ही अपने पिताजी सुधीर से, पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? क्या कुछ काम है बेटा तुम्हें? पिताजी मुझे वो बोतल वाला मैंगो जूस पीना है। हमारे कॉलेज के कई सारे बच्चे पीते हैं हर रोज, मुझे भी पीना है। दिखने में इतना अच्छा होता है तो टेस्ट भी उतना ही होगा ना? बेटा लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बाद में दिलाऊंगा। अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम पढ़ लिख जाओगे ना तो तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। पिताजी मुझे भी बच्चों की तरह रहना है, खाना पीना है, उनके जैसा रहना है। आप हमेशा ऐसे ही कहते हो और मुझे कुछ नहीं मिलता हमेशा। अपने पिताजी से ऐसे बात करते हैं भला? यहाँ पापा को हाथ मुंह धोने दो। और हाँ, तुम्हें माजा ही पीना है ना, तो मैं तुम्हें कल घर पर ही बना कर दूंगी। नहीं माँ, मुझे नहीं पीना घर का वो मैंगो जूस, मुझे वो खरीद कर ही चाहिए। बेटा तुम्हें हमारे हालात पता है ना, हम कितनी मुश्किलों से अपना गुजारा करते हैं, फिर भी तुम्हारी ये जिद। हाँ हाँ मुझे सब पता है माँ, लेकिन मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। ऐसा कहकर राघव गुस्से से बाहर चला जाता है। राघव के माँ पिताजी मजदूर थे, लेकिन राघव को उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से संभाला था। वो बहुत होशियार था, लेकिन कभी कभार अपने हालात के बारे में सोच उसे गुस्सा आ जाता था। उसे गुस्से से बाहर जाते देख सुधीर उसे आवाज लगाते हुए, राघव राघव, अरे यहाँ आओ बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते बेटा। सुधीर के बुलाने पर भी राघव वहाँ पर नहीं जाता और वो गुस्से से बाहर चला जाता है। तो सुधीर शालिनी से, शालिनी राघव सही तो कहता है, हमारे इकलौते बेटे की हम एक ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकते। मैं काम करता हूँ, कल आते वक्त साहब से कुछ एडवांस मिलता है क्या देखता हूँ। अजी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको घर में ही बना कर दूंगी। वैसे भी अब गर्मी का मौसम है तो आम तो मिलते ही है, और माजा भी तो आम का रस ही तो होता है ना, मीठा वाला। दूसरे दिन शालिनी खेतों से आते वक्त आम लेकर आती है और घर में ही आम का रस निकाल कर राघव को देने जाती है। राघव, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, आम रस। यही पीना था ना तुम्हें? नहीं माँ, मुझे नहीं पीना घर का आम रस, आप ही पी लो, मुझे तो दुकान से खरीद कर ही चाहिए। अरे राघव बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत से बनाया है, तुम एक बार चक्कर तो देखो। और हाँ, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया ना तो मैं खुद दुकान से तुम्हें ला कर दूंगा। पिताजी आप सच तो बोल रहे हो ना? हाँ बेटा, सच कह रहा हूँ। अपने पिताजी की बात मानकर राघव थोड़ा सा आमरस पी लेता है, तो उसको वो आमरस इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो पूरा का पूरा आमरस पी लेता है और अपनी माँ से, अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा बना है, मुझे बहुत पसंद आया। पिताजी अब मुझे दुकान का आमरस नहीं चाहिए, अब तो मैं माँ के हाथ का ही आमरस पिया करूँगा। माँ कल मुझे स्कूल में भी दोगी ना? अब राघव अपने माँ पिताजी को सॉरी कहकर माँ पिताजी के गले लगता है और रात को खाना खाकर सभी सो जाते हैं। दूसरे दिन राघव अपने दोस्तों को भी आमरस लेकर जाता है। तभी स्कूल के कुछ अमीर ज्यादा लड़के उसे चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन उसके कुछ दोस्त आमरस पीकर देखते हैं तो उन्हें भी वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो राघव का दोस्त सूरज राघव से, राघव ये कितना अच्छा बनाया है तुम्हारी माँ ने, बाहर मिलता है उससे तो कई अच्छा है ये। हाँ वो तो है, अरे कुछ भी, ये तो घर का आमरस है और तुम इसे माजा समझकर पी रहे हो। एक बार पीकर तो देखो, फिर पता चलेगा। राघव को चिढ़ाने वाले बच्चों में से एक बच्चा भी आमरस पीकर देखता है, तो उसे भी वो आमरस इतना ज्यादा पसंद आता है कि अब हर रोज राघव को आमरस लाने के लिए सभी कहने लगे। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुधीर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सुधीर सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब क्या होगा। अब सुधीर कुछ टेंशन में दिखाई दे रहे थे कि तभी राघव अपने पिताजी से,
पिताजी, क्या हुआ है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप बहुत चिंता में दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं बेटे, वो तो बस ऐसे ही। पिताजी बताओ ना, क्या बात है? बेटे, इतने दिन में मैं मेहनत करके पैसा कमाता था, तो कम से कम हमारा घर ठीक ठाक तरीके से तो भी चलता था। लेकिन अब तो मेरी तबीयत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है। अब सारा काम तुम्हारी माँ को ही करना पड़ता है बेटा। बस यही सब सोच रहा था। देखिए पिताजी, आपकी तबीयत वैसे भी खराब है। अब आप इन बातों के बारे में मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। अब राघव मन ही मन, पिताजी अपनी तबीयत बिगड़ने पर भी घर के बारे में कितना सोचते हैं। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा और घर की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। स्कूल छूटने पर मुझे कुछ काम करना ही होगा। अब राघव अपने माँ को खेत से अच्छे अच्छे आम खरीद कर लाने के लिए कहता है और फिर उन्हें लेकर एक टोकरी में रखकर गांव में बेचने के लिए निकल पड़ता है। तभी एक आदमी राघव से, अरे ओ आम वाले, आम कैसे दिए हैं? 50 रुपए किलो दिए हैं दादाजी। 50 रुपए? इतने महंगे? दादाजी, महंगा कहाँ है? दादाजी, अगर आप बाजार जाकर देखोगे तो देखो कितना महंगा मिलता है आम वहाँ। और ये तो पेड़ पर पके अच्छे आम हैं। एक बार खाओगे तो बार बार मुझसे ही खरीदोगे आप। ऐसा कहते हो? तो ठीक है बेटा, तुम मुझे 2 किलो आम दे दो। पहले ही दिन राघव के 5 किलो आम बिक जाते हैं। अब राघव ऐसे ही हर रोज आम बेचने लगता है और अपने कमाए हुए पैसे अपने माँ पिताजी को दे देता है। एक दिन राघव आम बेचने के लिए गांव में जाता है तो उसे अपना दोस्त सुधीर दिखाई देता है। तो सुधीर राघव से, अरे राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे सूरज, पिताजी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती, तो मैंने सोचा अब एग्जाम भी खत्म हो चुकी है और जल्दी छुट्टियां भी शुरू होगी, तो क्यों ना उनकी कुछ मदद कर दूं। अच्छा ठीक है, तो तू एक काम क्यों नहीं करता? तू आम से अच्छा आम रस बनाकर बेच, इसमें तेरा बहुत फायदा होगा। और वैसे भी आंटी कितना अच्छा आम रस बनाती है, उसकी टेस्ट तो आज भी मेरे मुंह में घुल रही है। अरे हाँ सूरज, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अब घर आकर राघव सुधीर की बातें अपनी माँ को बताता है। दूसरे दिन राघव आम के साथ साथ अपनी माँ की मदद से आम रस बनाकर वो भी गाँव में बेचने जाता है। पहले दिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके पास का आम रस पीकर देखते हैं तो उन्हें भी वो बहुत पसंद आता है। राघव 5 रुपए में 1 गिलास आम का रस बेचता है तो उसे देख एक गांव का आदमी, ये देखो भाई, आम रस बेचता है। ऐसे भी भला कोई आम रस बेचता है क्या? आम रस तो बोतल का ही एकदम टेस्टी होता है। तो राघव उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। अब राघव के दोस्त अपने माँ पिताजी के साथ राघव के पास आम रस पीने के लिए भीड़ करते हैं। उन्हें भी वो बोतल के आम रस से कई ज्यादा पसंद आता है। अब राघव हर रोज बहुत सारा आम रस बनाता और बेचने के लिए गांव में आता। वो गांव में आते ही उसका आम रस खत्म हो जाता था। अब राघव की माँ के हाथ से बना आम रस उसके गांव के साथ साथ बाजू के गांवों में भी फेमस होने लगा। इतना ही नहीं, अब राघव की माँ मजदूरी छोड़ राघव के साथ ही जाने लगी। धीरे धीरे राघव के पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो चुके थे तो उसने उन्हीं पैसों से एक दुकान खरीद ली। तभी वो राघव पर हंसने वाला एक आदमी राघव के दुकान पर आकर, अरे बेटा, मैंने तुम्हारे आमरस पर तुम्हें चिढ़ाया था, लेकिन आज मेरे बेटे के बताने पर मैंने इसे चख कर देखा तो सच में तुम्हारे आमरस के सामने सब फीका है। बहुत टेस्टी है तुम्हारा आमरस। धन्यवाद काका, ये मेरी माँ के हाथ का बना आमरस है, इसे तो टेस्टी होना ही था ना। राघव और वो आदमी बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव का एक दूसरा आदमी राघव के पास आकर उससे, अरे राघव, 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, क्या तुम मुझे 500 ग्लास आमरस दोगे? जी चाचा जी, जरूर मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन हाँ, आपको कुछ पैसे एडवांस देने होंगे। अरे हाँ जरूर बेटा, ये लो 5000 रुपए एडवांस। राघव वो पैसे ले लेता है और अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी पहली ऑर्डर भी वक्त पर पूरी करता है। अब धीरे धीरे कर शादी
या फिर पार्टीज में आमरस के ऑर्डर राघव को ही मिलने लगे। पार्टीज में वो बोतल भरकर आमरस देता था। धीरे धीरे अब राघव ने अपना आमरस पैकिंग करके शहर में बेचना शुरू कर दिया। इतने कम उम्र में ही उसने बहुत तरक्की कर ली और ये देख उसके पिताजी बहुत खुश थे। अब राघव अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवाता है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। रामपुर गांव में मोतीलाल चिक्कीवाला अपने 2 जुड़वा बेटे राम और श्याम के साथ रहता था। मोतीलाल के हाथों बनी चिक्की आसपास के गांव में मशहूर थी। मोतीलाल के स्वर्गवास के बाद राम और श्याम ने चिक्की बेचने का काम जारी रखा था। ले लो चिक्की ले लो, सींग की ले लो, चने की ले लो, चाचा चाची मामा मामी, दौड़ के आओ सारे अभी, चिक्की के गुण गाओ सभी, ले लो चिक्की ले लो। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और अब वो अलग अलग अपनी अपनी गृहस्थी संभालने लगते हैं। मोतीलाल के गुजर जाने के बाद राम और श्याम के अलावा गांव में कुछ और विक्रेताओं ने भी चिक्की बेचना शुरू किया था, जिसकी वजह से अब राम और श्याम का धंधा मंदी में चल रहा था। श्याम, अब मैं शहर जाके अपना व्यापार बढ़ाने की सोच रहा हूँ। अब हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ेंगे। तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं भैया, मैं यही संतुष्ट हूँ। हमारे गांव का जमनलाल दुकानदार होलसेल में मेरी चिक्की ले रहा है। राम सोच में पड़ता है। वो लेगा ही, क्योंकि तुम्हारे हाथों में बाबूजी के हाथ का स्वाद है। लेकिन अगर तुम शहर चलो तो बहुत तरक्की कर सकते हो। राम की बात श्याम के दिमाग में नहीं बैठ रही थी। वो अपनी ठीक ठाक चल रही जिंदगी से खुश था। अपने अंदर की क्षमता और हुनर को अनदेखा कर रहा था। राम के बार बार समझाने के बाद भी श्याम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। भैया, मुझे नहीं शहर जाना। मुझे वहाँ की भीड़ से, वहाँ के लोगों से डर लगता है। यहाँ गांव में सब अपने लगते हैं, सुरक्षित लगता है। ये सब तुम्हारे दिमाग की अंधी सोच है। देखो, मैं 1 साल से शहर में चिक्की का बिजनेस कर रहा हूँ। अब मेरी वहाँ छोटी सी खुद की दुकान भी है। ये सब गांव में रह के मुमकिन नहीं होता। वो सब ठीक है राम भैया, लेकिन मैं यही ठीक हूँ। श्याम का जवाब सुन के राम निराश हो जाता है। क्या सोच रहे हो जी? मैं मेरे भाई का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मेरी बात वो समझ ही नहीं रहा। मेरे पास इसका हल है, सुनिए। राम की पत्नी जानकी राम को एक तरकीब बताती है। उसका सुझाव सुन के राम की आंखों में चमक आ जाती है। एक दिन अचानक जमनलाल व्यापारी श्याम के घर आता है। अरे सेठ जी आप? श्याम, अब मैं तुमसे चिक्की नहीं खरीद पाऊंगा। जमनलाल की बात सुन के श्याम चौंक जाता है। लेकिन क्यों सेठ जी? क्योंकि मुझे आधे भाव में चिक्कियां मिल रही है और स्वाद लगभग तुम्हारी चिक्की जैसा ही है। जमनलाल की बात सुन के श्याम और उसकी पत्नी को झटका लगता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको आधे भाव में चिक्कियां कौन दे रहा है? तुम्हारा भाई राम। जमनलाल के मुंह से राम का नाम सुनते ही श्याम दुखी हो जाता है। उसकी पत्नी कावेरी उसका धीरज बढ़ाती है। पता नहीं राम भैया ने ऐसा क्यों किया, उनका तो सब अच्छा चल रहा है। श्याम का दुख अब गुस्से में परिवर्तित होता है, लेकिन कावेरी उसे शांत करती है। आप शांत हो जाइए, गुस्सा होने से हमारी मुश्किल नहीं सुलझेगी। लेकिन अब सिर्फ गांव गांव भटक के चिक्की बेचना काफी नहीं होगा। हमारा परिवार भी बढ़ रहा है। हाँ, अब आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी और शहर जाकर चिक्की का व्यापार करने की कोशिश करनी होगी। दूसरे दिन श्याम शहर जाने की तैयारी करता है। वो अपने भाई राम पर काफी गुस्सा है। राम भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मेरा बना बनाया धंधा चौपट कर दिया है। अब जिंदगी भर उनका मुंह नहीं देखूंगा मैं। हाँ, मैं भी अब जानकी दीदी से बात नहीं करूंगी। आप अपना ख्याल रखना। श्याम शहर आता है। एक भाड़े के मकान में रहता है और वहीं से चिक्की बनाने का काम शुरू करता है। चिक्की तो बना ली, अब इसे बेचूं कैसे? मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं। खैर, अब शहर आया ही हूँ तो कुछ बना के ही गाँव जाऊंगा। अब शाम की असली कसौटी शुरू होती है। चिक्की बेचने के लिए उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो शहर की छोटी मोटी दुकानों में अपनी चिक्की बेचने की कोशिश करता है। सेठ जी आप चखे तो देखिए, बहुत बढ़िया चिक्की है। अरे नहीं भाई, यहाँ शहर में सब हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। ऐसी घर पर हाथ से बनी चिक्की कोई नहीं खाएगा। कोई भी दुकानदार उसकी चिक्की अपने दुकान में रखने के लिए तैयार नहीं होता। फिर शाम एक स्कूल के बाहर अपना ठेला लगाता है। ले लो बच्चों, चिक्की ले लो, मीठी स्वादिष्ट चिक्की ले लो। तभी फूड इंस्पेक्टर वहां आते हैं और सभी फेरी वालों को वहां से हटा देते हैं। शाम नाराज हो जाता है। शाम अपनी ही सोच में घर पर बैठा है। उसने बनाई ढेर सारी चिक्कियों पर उसकी नजर जाती है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। राम भैया को दिखा दूंगा मैं भी उनसे कम नहीं हूं।
दूसरे दिन शाम शहर की सड़कों पर चिक्की बेचने निकल पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई उसकी चिक्की नहीं खरीदता। तभी रास्ते में एक आलीशान गाड़ी शाम के पास आकर रुकती है। गाड़ी में बैठा शख्स शाम से एक चिक्की खरीदता है। सुनो, एक पैकेट चिक्की देना। उस अमीर आदमी को शाम की चिक्की बेहद पसंद आती है। बहुत बढ़िया चिक्की है। क्या तुम मेरे स्कूल के बच्चों के लिए चिक्की बना सकते हो? रोज कम से कम 100 किलो तो लगेगी। उस आदमी के मुंह से 100 किलो सुनते ही शाम चकरा जाता है। ये लो 25,000, आज से ही काम शुरू करो। शाम की बोलती बंद हो जाती है। जी सेठ जी। दिन गुजरते हैं। शाम की आमदनी अच्छी खासी बढ़ गई है। उसने एक बड़ा सा मकान भी लिया है। घर के बाजू में ही चिक्की बनाने का छोटा सा कारखाना भी डाला है। अब कावेरी भी उसका हाथ बटाने शहर आई है। दोनों बहुत खुश है। भगवान और पिताजी के आशीर्वाद से ही हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन राम भैया ने दिया हुआ जख्म अभी भी ताजा है। अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। एक दिन अचानक राम और जानकी शाम के घर आते हैं। उन्हें देख के शाम और कावेरी का मुंह कड़वा हो जाता है। आप यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें बधाई देने श्याम, बहुत अच्छी तरक्की की है तुमने। हाँ, आप ही की कृपा है। अब चले जाइए यहाँ से और फिर कभी भी आपका मुंह मत दिखाना। शाम की कड़वाहट भरी बातें सुन के राम दुखी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी आप। इनकी ही कृपा से आपने इतनी तरक्की की है। जानकी की बात सुन के शाम और कावेरी अचरज में पड़ते हैं। आप कहना क्या चाहती है भाभी? कावेरी, बदलाव किसी को नहीं भाता। हम जो है जैसा है उसी में संतुष्ट रहते हैं और अपनी अंदरूनी प्रतिभा और क्षमता को अनदेखा करते हैं। हम सब किसी न किसी आधार की वजह से विकलांग हो जाते हैं। राम की बात सुन के शाम और कावेरी उलझन में पड़ते हैं। और जब तक हमें उस आधार और सोच से अलग ना किया जाए तब तक हम आगे बढ़ने की ना ही सोचते हैं और ना ही हिम्मत जुटाते हैं। इसका मतलब आपने जानबूझ के जमनलाल को कम दाम में चिक्कियां बेची थी? बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि देवर जी को जमनलाल के आधार की आदत हो गई थी। उन्हें चिक्कियां बेच के वे संतुष्ट रहते थे और जमनलाल उन चिक्कियों को शहर में तिगुने दाम में बेच के मुनाफा कमा रहा था। शाम को अपनी गलती का एहसास होता है। भैया मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं श्याम, मुझे खुशी है कि तुमने आज इतनी तरक्की की है। भैया, लेकिन ये जमनलाल को आधे दाम में चिक्की बेचने की कल्पना किसकी थी? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे भाभी की। हाय दैया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया।